जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित 260 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह वीडियो टेट, सुपर टेट, बीटीसी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करें आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो प्रैक्टिस सेट में आपने 80 प्रश्नों को हल कर लिया है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न यानी 81वें प्रश्न की ओर। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके पास। ए कहता है वाणभट्ट, बी कहता है हर्षवर्धन, सी कहता है सुघोष और डी कहता है नागार्जुन। तो सही उत्तर क्या है यह आपको बताना है ना। पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 1-2 सेकंड का समय इसमें भी हम आपको देंगे। आप सही उत्तर का अनुमान लगाएंगे, सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको भी पता लगता रहे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी और करनी है ना। तो आप भी साथ साथ उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बताइए, बुद्धचरित्र की रचना किसने की? जी, अश्वघोष। बहुत सही। 82वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी श्रीगुप्त। तो बताएं। चंद्रगुप्त प्रथम, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? देखिए, यह एक प्रश्न ऐसा है जिसे इस रूप में भी पूछते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना, या भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है। यह दोनों प्रश्न एक जैसा ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सही उत्तर आप बताने का प्रयास करेंगे। ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी स्कंदगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? यह भी कई बार आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए इसको। ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन और डी चंद्रगुप्त मौर्य। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था यह बताना है आपको। बताएं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ए ऑप्शन सही है, पहला सही है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? ए रुद्रदामन, बी स्कंदगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी ए एवं बी दोनों। तो बताइए। तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार था वो रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों ने कराया था। मतलब ये कि 85 का डी ऑप्शन सही है, ए एवं बी दोनों। आगे देखते हैं। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी उपगुप्त और डी श्रीगुप्त। सही उत्तर बताएं। तो देखिए, भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी स्कंदगुप्त, डी उपरोक्त सभी। तो नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है वो आपको बताना है। प्रश्न ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप बताएं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बहुत सही है। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। आज जानते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए, और वो शिक्षा का एक सबसे बड़ा केंद्र था, है ना। वहाँ की लाइब्रेरी कहते हैं कि जब उसकी लाइब्रेरी को मुगलों ने जला दिया था तो वो कई महीनों तक जलती रही, है ना, और ज़्यादा समृद्ध थी, और नालंदा भी समृद्ध विश्वविद्यालय था। तो आप बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ए स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल और डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर बताएं। तो कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराई थी। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था। ए दिनार, बी रुपयक, सी निस्क और डी कारशापड़।
बताएं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। एक तरफ रचना दी हुई है, दूसरी तरफ उसके रचनाकार दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो शुरू करते हैं। ए ऑप्शन कहता है मुद्रा राक्षस, रचनाकार विशाख दत्त। बी अभिज्ञान शाकुंतलम, रचनाकार कालिदास। सी शूद्रक, रचनाकार मृच्छकटिकम। और डी स्वप्नवास वदत्तम, रचनाकार दंडी। तो सही उत्तर क्या है वो बताएं। तो देखिए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने ही लिखा हुआ है, तो ये तो सुमेलित है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की लिखी हुई रचना है, चर्चित रचना है, आप जानते हैं, यह भी सही है। शूद्रक भी मृच्छकटिकम ने ही लिखा है। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। स्वप्नवास वदत्तम दंडी की लिखी हुई रचना नहीं है ना। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है, सुमेलित नहीं है। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे ये बताना है आपको। वाणभट्ट का नाम आपने सुना ही होगा। ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन और डी समुद्रगुप्त। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। सी ऑप्शन सही है, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 92वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 92वां प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी थी, कहाँ थी वो बताना है आपको। ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। तो कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है बी कन्नौज। चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था वो बताना है। ए हर्षवर्धन, बी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कहता है धर्मपाल और डी कहता है देवपाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन सांग आया था। वेरी गुड। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? ए पालों की, बी प्रतिहारों की, सी राष्ट्रकूटों की और डी कहता है चालुक्यों की। तो सही उत्तर बताएं। बिल्कुल सही है, प्रतिहारों की विजय हुई। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझेंगे। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? यह प्रश्न इस रूप में भी पूछा जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो उसमें पालों, प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, चालुक्यों का नाम दे देता है ऑप्शन में, तो वहाँ राष्ट्रकूट शासक सही होगा। पर यहाँ प्रश्न में ही राष्ट्रकूट शासक लिखा हुआ है, तो उसका नाम आपको बताना है। ए इंद्र तृतीय, बी कृष्ण तृतीय, सी कृष्ण प्रथम और डी इंद्र प्रथम। तो आप बताएं, किसने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? जी बिल्कुल सही है आप, कृष्ण प्रथम, सी ऑप्शन सही है ना। आगे चलते हैं। वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी थी? ए पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी पांड्य, डी चालुक्य। सही उत्तर बताइए। चालुक्य, वेरी गुड। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? ए चोल, बी चालुक्य, सी राष्ट्रकूट और डी पाल। चोल, बिल्कुल सही है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए राजेंद्र प्रथम, बी राजेंद्र द्वितीय, सी राजराज प्रथम और डी कुलोत्तुंग प्रथम यानी फर्स्ट, है ना। तो आप बताएं, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज फर्स्ट, है ना, प्रथम ने। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 99वां प्रश्न, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ बताना है आपको। ए पाल, बी चालुक्य, सी चोल और डी राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ, है ना। राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में उन गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ। आगे चलिए।
महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए नरसिंह वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी महेंद्र वर्मन और डी सिंह विष्णु। सही उत्तर क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण कराया था जो महाबलीपुरम में है। ठीक है, आगे चलते हैं। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए दिड्डा, बी संग्रामराज, सी ललितादित्य मुक्तापीड और डी संग्रामराज। तो बताइए। ललितादित्य मुक्तापीठ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलें। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? बहुत कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, है ना। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पर कब हुआ, यह प्रश्न कई बार आ चुका है, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ए कहता है 710 ईस्वी में, बी कहता है 711 ईस्वी में, सी कहता है 712 ईस्वी में और डी कहता है 715 ईस्वी में। सही उत्तर क्या है वो बताएं। 712 ईस्वी बिल्कुल सही है। जिनका भी जवाब 712 ईस्वी है वो सही है। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ये। मोहम्मद बिन कासिम, बी कहता है महमूद गजनबी, सी कहता है मोहम्मद गोरी और डी कहता है तैमूर लंग। तो आप बताएं। महमूद गजनबी बिल्कुल सही है। निम्न में से शाहनामा के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, उदबी, सी कहता है अलबरूनी और डी कहता है फिरदौसी। शाहनामा, शाहनामा किसने लिखा वो बताना है आपको। फिरदौसी बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तराइन के युद्ध की बात की जा रही है। मोहम्मद गोरी के बीच मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था तराइन में, किसके साथ हुआ था वो आपको बताना है, जिसे उसने पराजित कर दिया था 1192 ईस्वी में हुए द्वितीय युद्ध में। तो बताएं। ए कहता है दाहिर, बी कहता है जयचंद और सी कहता है पृथ्वीराज चौहान, डी कहता है लक्ष्मण सेन। जी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान। आपको पता होगा तराइन में दो युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1191 में पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, और 1192 में फिर दूसरा तराइन का युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया था, बंदी बना लिया था, हरा दिया था। लाख बक्स किसे कहा जाता था? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप प्रश्न अंत तक जरूर आप देखेंगे, वीडियो को, प्रैक्टिस सेट को जरूर अंत तक हल करेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर और इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न ही इसमें शामिल हैं। तो आप बताएं लाख बक्स किसे कहा जाता था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक और सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन पूर्ण नहीं कर सका। पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण कराया पूछा जाए तो इल्तुतमिश, और किसने उसका निर्माण शुरू किया, आरंभ किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। तो छोटा छोटा अंतर है प्रश्नों में, इस बात को आप ध्यान देते चलेंगे। सिजदा एवं पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया? ए रजिया, बी आराम शाह, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बताएं। बलबन, सिजदा एवं पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया? बलबन ने किया। आगे चलिए। निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन बलबन ने किया, है ना। दूसरा सही है। तूतिए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ही रखेंगे। तूतिए हिंद किसे कहा जाता था? यह पूछा जा चुका है। ए अमीर खुसरो,
बी अलबरूनी, सी अबुल फजल और डी फैजी। सही उत्तर बताएं। जी हाँ, अमीर खुसरो को ही हिंद का तोता या तूतिए हिंद कहा जाता था, है ना। पहला बिल्कुल सही है। 111वां प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण करने वाला जो शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। पहला सही है। स्थायी सेना की प्रथा किसने आरंभ की? ए इल्तुतमिश, बी रजिया, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए। स्थायी सेना की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की प्रथा आरंभ की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 113वां प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? ए वारंगल, बी दौलताबाद, सी हम्पी और डी लाहौर। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कई कहानियां फेमस हैं, आप जानते होंगे। अस्थिर चित्त का शासक था, है ना। इसने बार बार मुद्राओं में बदलाव किया, राजधानियों में बदलाव किया। इसकी कुछ नीतियां ऐसी थीं जिसकी वजह से इसको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा अपनी नीतियों की वजह से। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बताना है कि अपनी राजधानी दिल्ली से उसने कहाँ हस्तांतरित किया था। हालांकि वहाँ से वापस वो फिर दिल्ली अपनी राजधानी को ले आया। तो आप बताएं। ए वारंगल, बी दौलताबाद, सी हम्पी और डी लाहौर। दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, है ना। कहावत भी आपने सुना होगा। तो दिल्ली से दौलताबाद उसने अपनी राजधानी हस्तांतरित किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? ए नासिरुद्दीन महमूद, बी मुबारक खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। नासिरुद्दीन महमूद को, है ना, पागल कहा गया है। आगे चलते हैं। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? ए नासिरुद्दीन महमूद, बी मुबारक खिलजी, सी कहता है खिज्र खां और डी कहता है बहलोल लोदी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया वो बताना है आपको। तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। आगे चलते हैं। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने किया? ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया, किसने लगाया? यह प्रश्न कई बार आ चुका है, तो बताएं। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी फिरोज तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। जी फिरोज तुगलक, वेरी गुड। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? ए फिरोज तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी कहता है अलाउद्दीन खिलजी। तो बताएं। फिरोज तुगलक ने ही सिंचाई कर भी लगाया था। अगला देखते हैं। मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्ने बतूता कहाँ का निवासी था यह भी पूछा जाता है, तो मोरक्को का था। मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था भारत, ये पूछा जा रहा है। ए कहता है अलाउद्दीन खिलजी, बी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, सी कहता है फिरोज तुगलक और डी कहता है गयासुद्दीन तुगलक। तो सही उत्तर बताना है आपको, बताएं। बिल्कुल सही हैं आप। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी फिरोज तुगलक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। जितने ऑप्शन है उनमें सी बिल्कुल सही है। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? ए सिकंदर लोदी, बी अर्जुन देव, सी फिरोज तुगलक, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। सिकंदर लोदी, है ना। गुलरुखी किसका उपनाम था? सिकंदर लोदी का। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, है ना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था ये बताना है आपको। और आपके सामने जो ऑप्शन है वह है यह। ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक और डी कहता है उपरोक्त सभी नहीं, है ना। हाँ, उपरोक्त सभी। तो आप बताएं।
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं किया। तीसरा जो ऑप्शन है वो कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथा कहता है उपरोक्त सभी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। बिल्कुल सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे वो आपको बताना है। ए कहता है कृष्णदेवराय, बी कहता है शिवाजी, सी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य और डी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय के दरबार में थे, ठीक ना। कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था, बताइए। ए डोमिंगा पायस, बी बारबोसा, सी नूनीज और डी कहता है ए एवं बी दोनों। तो देखिए डोमिंगा पायस भी आया था, बारबोसा भी आया था, ठीक ना। और ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे। दोनों क्या थे? पुर्तगाली यात्री थे, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए। देखिए इस तरीके के प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हमने बना रखे हैं। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, बाल विकास, है ना, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, अलग अलग विषयों पर आधारित बहुत सारे हमने प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें, तैयारी के दृष्टिकोण से वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बना रखे हैं, सारे के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहाँ पे जाके अलग अलग विषयों पे आधारित अलग अलग प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, अलग अलग वीडियोज देख सकते हैं, ठीक ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए बताइए। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? ए कहता है मल्लिकार्जुन, बी कहता है देवराय प्रथम, सी कहता है कृष्णदेवराय और डी तेनालीराम। तो सही उत्तर बताएं। कृष्णदेवराय सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कृष्णदेव राय। इन्होंने ही प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की। और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? ए गुलमर्गा, गुलबर्गा, बी कहता है बीदर, सी कहता है हम्पी और डी कहता है ये सभी। तो सही उत्तर बताइए। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? हम्पी में मिले हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यह रहा आज का प्रैक्टिस सेट। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और पिछला प्रैक्टिस सेट भी आप जरूर हल कर लें। सारे के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।